दोस्तों नमस्कार। डिसीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो हमारा संविधान लिखा गया उसकी जो पृष्ठभूमि थी उसमें सबसे पहले संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना हमें देखने को मिलती है और इसमें जो संविधान निर्माता थे उनके आदर्शों, उनके आकांक्षाओं और उनके उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है कि उन्होंने संविधान का निर्माण किस उद्देश्य से किया था, उनका संविधान निर्माण का क्या उद्देश्य था। इसमें हम देखते हैं वो उद्देश्य परिलक्षित होते हैं और संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं हमें प्रस्तावना में मिलते हैं और प्रस्तावना हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए जो संविधान की प्रस्तावना है उसे उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं और इसे प्रियम्बल भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि जो ये हमारी प्रस्तावना लिखी हुई है, यह प्रस्तावना जब संविधान निर्माण हो रहा था तो जब तीसरी बैठक संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में की तीसरी बैठक जो हुई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। और इसके अतिरिक्त जो हमारी प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी प्रेरित है। तो हमारी जो प्रस्तावना थी उस पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संशोधन किया गया और उस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। किस संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन जो संविधान का 42वां संशोधन था, संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ, इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए।
देखिए, जो संशोधित हमारी प्रस्तावना है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। उसमें क्या सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें दिया हुआ है शुरुआत में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, हमारी प्रस्तावना है और प्रस्तावना से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई प्रश्न प्रस्तावना से संबंधित अवश्य पूछा जाता है और हम उन प्रश्नों को देखिए, जो प्रश्न है प्रस्तावना से संबंधित उनको देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न प्रस्तावना में पूछे जाते हैं और प्रस्तावना के बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक तरह से ऐसे प्रश्न पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है। तो हम देखते हैं कि जो न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, एक सामाजिक, एक आर्थिक और राजनैतिक, कितने न्याय हो गए? 3 प्रकार के न्याय। दूसरी चीज, उसके बाद ये पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं प्रस्तावना में, कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो हम स्वतंत्रता में देखते हैं, ये स्वतंत्रताओं में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, क्या क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरह हम देखते हैं कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं का उल्लेख है। एक प्रश्न और बनता है, समानता कितने प्रकार की दी गई है? देखते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता यानी कि समानता, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समानताएं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समानताएं। अब देखिए, हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। देखिए, समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। देखिए, बराबरी की बात कब होती है? जब दोनों पक्षों को समान रूप से दोनों पक्षों के साथ व्यवहार किया जाए तभी समानता होती है। तो दोनों पक्ष से संबंधित यानी कि समानता 2 प्रकार की है। तो 2 पक्ष, एक मान लीजिए कि पक्ष और एक विपक्ष, तो जब दोनों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा
तब हम समानता वहां पर पाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि या तो हमें इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि 1 1 बराबर 2। तो देखिए 1 और 1 दोनों समान है और दोनों मिलकर के कितने हो गए 2। तो हम देखते हैं कि जो समानता का उल्लेख है प्रस्तावना में वह 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख है। वो कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उसके बाद देखते हैं न्याय की बात। न्याय देखिए कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। 3 प्रकार के न्याय हैं। हम देखते हैं कि न्याय को अगर हम इस शब्द को भी जोड़े तो 1 2 और 3 बराबर 3, यानी कि न्याय में 3 शब्द हम देख लेते हैं। जो आधा ना है उसे भी हम 1 गिन लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिल जाती हैं। समानता कितनी, न्याय कितनी मिल गए? 3 मिल गए। समानता कितनी मिल गई? कितने प्रकार की समानताएं? 2 प्रकार की समानताएं। और न्याय 3 प्रकार के हो गए। और स्वतंत्रता देखिए ये कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं। अगर हम इनको समानता और न्याय को जोड़ देते हैं, समानता कितनी है? 2 प्रकार की। न्याय कितने हैं? 3 प्रकार के। तो कितना मिल गया? हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिल गई। समानता और न्याय को जब मिलाया गया तो हमें क्या मिला? स्वतंत्रता मिल गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम कैसे याद रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि एक हमारा जो संविधान ये प्रस्तावना है और इससे संबंधित जो वाद हैं, किस वाद में कुछ दिए गए हैं, उनमें क्या प्रस्तावना के बारे में बातें कही गई हैं, उनको हम देखते हैं। प्रस्तावना से संबंधित जो वाद हैं उनमें जो प्रथम वाद है वो है बेरुवारीवाद 1960 का। एक सर्वोच्च न्यायालय में केस था जिसका नाम था बेरुवारीवाद। उन्नीस सौ 60। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यानी कि इसने जो निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या अंग है कि नहीं, तो इस वाद के द्वारा ये निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और क्या कहा? इसने कहा कि जहां पर संविधान की भाषा क्या
जहां पर संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहां पर प्रस्तावना उसे स्पष्ट करने में या उसे समझने में सहायक है। यानी कि संविधान के जो उपबंध हैं उनको स्पष्ट करने में प्रस्तावना मदद करती है। और इसी वाद में कहा गया था कि ये संविधान निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने में मदद करती है और संविधान के आदर्शों को समझने की कुंजी है। क्या कहा? कुंजी यानी कि की। प्रस्तावना क्या है? संविधान के आदर्शों को समझने की कुंजी है, संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। और इसे इस तरह से कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। ये कहा गया इस वाद के द्वारा, बेरीवारी वाद के द्वारा। एक तो कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। दूसरा क्या कहा गया कि जहां पर संविधान की भाषा स्पष्ट है, अस्पष्ट है, वहां पर प्रस्तावना उसे स्पष्ट करने में यानी कि समझने में मदद करती है और संविधान के आदर्शों को समझने की कुंजी है या संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। इसके बाद देखिए एक वाद आया जिसका नाम था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। कौन सा वाद? दूसरा जो वाद था उसका नाम था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये केस था 1967। ये केस कब आया? 1967 में। और इस केस में कहा गया, ये निर्णय सुनाते हुए कि संसद किसी भी मूल अधिकार में कटौती नहीं कर सकती है। ये कहा गया कि संसद किसी भी मूल अधिकार में कटौती नहीं कर सकती है। और क्या निर्णय दिया गया इसमें? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने
इसने न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान की, क्या कहा उन्होंने, प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। क्या उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। देखिए, इसे हम एक छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि इस गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या फैसला किया गया। तो इसे हम देखिए बनाते हैं कि ट्रिक बनाते हैं, गोल मोल आत्मा को न भटकाओ नाथ। देखिए, गोल से गोलकनाथ, गोल से क्या हो गया, गोलकनाथ, मोल से मूल आत्मा, यानी कि गोलकनाथ केस में क्या कहा गया कि प्रस्तावना या उद्देशिका क्या है, मूल आत्मा है, संविधान की मूल आत्मा है। और देखिए, न्यायाधीश कौन थे, हिदायतुल्लाह, यानी कि हिदायतुल्लाह अल्लाह यानी कि ईश्वर या नाथ। तो यहाँ पर देखते हैं कि नाथ यहाँ पर है और यहाँ पर हिदायतुल्लाह है, तुल्ला माने अल्लाह, यानी कि नाथ और अल्लाह यानी कि ईश्वर ने कहा इस केस में कि प्रस्तावना संविधान की मूलात्मा है। ठीक है, तो हम इसे याद कर सकते हैं, कुछ इसे अधिक दिनों तक हम ऐसे पढ़ करके याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, एक जो और महत्वपूर्ण केस इससे प्रस्तावना से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं में उससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में उससे प्रश्न आते हैं। अगला जो वाद है वह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कौन सा केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये 1973 में, कब, ये 1973 ईस्वी का केस था। और इसमें देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सुनाए इस केस के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को बदलते हुए या पलटते हुए, जो 1960 में जो बेरुआरीवाद में उसने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है या संविधान का भाग नहीं है, उसे पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, संविधान का अभिन्न
अंग है। देखिए, और जब ये कहा कि संविधान का अभिन्न अंग है प्रस्तावना, तो यहाँ पर एक बात ये आ जाती है कि जब कोई भाग संविधान का भाग बन जाता है तो उस पर संसद संशोधन कर सकती है, और इसके द्वारा संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। और उसके बाद देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जब हुआ 1976 में, उसके बाद उस प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए संशोधन करके। और देखिए एक इसमें और महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया कि संसद प्रस्तावना में यानी कि उद्देशिका में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। किसे छोड़ करके? मूल ढांचे को छोड़कर में संशोधन कर सकती है। यह एक बहुत बड़ा फैसला था। और देखिए हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस वाद के द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। तो ये मूल ढांचे का जो सिद्धांत है ये केशवानंद भारती केस के द्वारा दिया गया। उसके बाद देखते हैं और क्या इसमें निर्णय आया। जो तीसरा निर्णय था, तीसरी बात थी इस वाद की, वो थी इसमें कहा गया कि प्रस्तावना न्याय योग्य, किसे योग्य? न्याय योग्य नहीं है। यानी कि किसी भी कानून में, किसी भी वाद में प्रस्तावना को आधार बना करके न्याय नहीं दिया जा सकता है। और एक इसकी और एक मुख्य बात थी कि यह संविधान के निर्वचन यानी कि स्पष्टीकरण में सहायक है। यह जो वाद थे ये प्रमुख वाद थे जो प्रस्तावना से संबंधित थे और उनके प्रमुख बिंदु इसमें दिए गए। उसके बाद देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने भी प्रस्तावना के बारे में अपने कथन कहे, उनके विचार, उन्होंने अपने विचार दिए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कौन से विद्वान हैं जो प्रस्तावना के बारे में अपने विचार देते हैं। जिसमें एक विद्वान है जिनका नाम है के.एम. मुंशी। क्या नाम है? के.एम. मुंशी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना एक राजनीतिक, क्या है? प्रस्तावना एक राजनीतिक जन्म पत्री है। क्या है?
राजनीतिक जन्मपत्री कहा किसको? प्रस्तावना को किसने? के.एम. मुंशी ने। देखिए, मुंशी जो होते हैं वो क्या करते हैं? लेखा जोखा बनाने का काम करते हैं। और प्रारंभ में जब प्राइमरी पाठशालाएं होती थी तो उनमें मुंशी जी, मास्टरों को मुंशी जी कहते थे। और मुंशी जी जो होते थे वह बच्चों की, जो वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे होते थे उनकी, बच्चों की जन्म पत्री बनाया करते थे। क्या करते थे? बच्चों की जन्म पत्री बनाते थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मुंशी हैं और यहाँ पर ये जन्म पत्री बना रहे हैं। तो हम इसे याद रख सकते हैं कि के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को एक राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ठीक, उसके बाद देखते हैं, देखिए जो अगले प्रमुख विद्वान है उनका नाम है सुभाष कश्यप। क्या नाम है? ये एक संविधान विशेषज्ञ हैं। उन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर संविधान शरीर है, क्या कहा? यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। और यदि प्रस्तावना आधारशिला है, क्या है? आधारशिला यानी कि नींव, तो प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये किसने कहा? ये कहा सुभाष कश्यप ने कि अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। यदि प्रस्तावना आधारशिला है या नींव है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये हम देखते हैं। उसके बाद कि प्रस्तावना से संबंधित जो और प्रमुख प्रश्न हैं जो बनते हैं उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं प्रस्तावना से संबंधित, जिसमें हम देखते हैं कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आत्मा कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तावना। प्रश्न क्या है? फिर से दोहराइए। संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रस्तावना। लेकिन यहां पर अगर पूछ ले कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? संविधान का
हृदय या आत्मा किसे कहा है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और देखिए क्या प्रश्न बन सकते हैं। संविधान को किसने स्वीकार किया? तो इसका उत्तर होगा भारत की जनता ने। किसने स्वीकार किया? भारत की जनता ने स्वीकार किया, क्योंकि जो संविधान सभा थी जिसने संविधान का निर्माण किया वो भारतीय जनता की प्रतिनिधि थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है संविधान को किसने स्वीकार किया। हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, यहाँ से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। तो भारत के लोग कौन है? भारतीय, सभी भारतीय हैं। इसलिए भारत की जनता ने क्या किया? स्वीकार किया। किसे? संविधान को। किसके माध्यम से? संविधान सभा के माध्यम से। संविधान सभा के माध्यम से। ठीक है, और देखिए प्रश्न क्या बनता है कि भारत में संप्रभु कौन है? क्या प्रश्न है कि भारत में संप्रभु कौन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? हम लोग फिर प्रस्तावना में पहुंचते हैं, इसका उत्तर प्रस्तावना से लेते हैं। हमारी प्रस्तावना में प्रारंभ में ही हमारे प्रस्तावना की शुरुआत ही इस शब्द से होती है कि हम भारत के लोग। तो हमारे भारत के जो लोग हैं, हमारे भारत की जनता है, वही संप्रभु है। भारत की जनता संप्रभु है, यानी कि सरकार बनाने की जो शक्ति है वह जनता के हाथ में है। और देखिए प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न जो बन सकते हैं उन्हें हम देखते हैं। एक शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया जिसका देखते हैं कि अखंडता नहीं, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष इस शब्द को भी जो इसके बारे में कहा जाता है कि इसे पंथ निरपेक्ष शब्द को किस वाद के द्वारा संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया? क्या प्रश्न बनता है कि जो ये पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसके द्वारा इस शब्द को ये पूछा जाता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द को किस वाद के द्वारा संविधान का मूल ढांचा
कहा गया। तो एक वाद था जिसमें कहा गया था, उसका नाम है एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ। इस वाद के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान का मूल ढांचा कहा गया। ठीक है, और देखिए प्रस्तावना संबंधित कुछ प्रश्न हैं। एक जो हम लोगों ने प्रस्तावना में पढ़ा था कि नीति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल, सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी, ये जो हमारा हिंदू महीने, हिंदू तिथि, संवत जो दी गई है, इसके बारे में एक बार पूछा गया था कि संविधान सभा को किस हिंदू तिथि को स्वीकार किया गया था। तो हिंदी महीने की किस तिथि को स्वीकार किया गया था, तो इसका उत्तर क्या होगा, शुक्ल सप्तमी को स्वीकार किया गया था। और देखिए हमें एक और डेट मिलती है 26 नवंबर 1949। इस तारीख को संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था, और जिसके परिणाम स्वरूप इस तारीख को यानी कि 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। ये हमने प्रस्तावना से संबंधित जितनी बातें थी, महत्वपूर्ण बातें, हमने उनको विस्तार पूर्वक उनका अध्ययन किया। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो इसका लाभ उठा सकें और आने वाली जो उनकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इन विषयों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर आसानी से दे सकें। धन्यवाद।